हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 7 में एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आप लोगों को पढ़ाने आया हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है ओके फ्रेंड्स, वो है रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट एंड कपल। ओके, आज हम लोग मोमेंट एंड कपल को पढ़ेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि कैसे दोनों अलग होते हैं, दोनों के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक जो न्यूमेरिकल आज मैं इससे रिलेटेड सॉल्व कराऊंगा, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, काफी कॉन्सेप्चुअल है। उस एक न्यूमेरिकल से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और उसके बाद जब वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे तब आप लोगों को एहसास होगा कि हम लोग किस तरह से मोमेंट्स एंड कपल्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराया था और उसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आप लोगों से सॉल्व कराए थे। तो आज मैं आप लोगों को मोमेंट एंड कपल पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन असाइनमेंट में दे रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख लिया है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को उतारिए और देखिए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को टारगेट भी दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी। लेकिन जिस तरह से जेनिक जे स्टडी का अपना एक ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल का फेसबुक पेज है, उसी तरह से हम जेनिक जे स्टडी का मैकेनिकल एंड सिविल के लिए भी एक पेज लॉन्च करेंगे फेसबुक पे। तो जरूरी नहीं है कि उसमें कि सिर्फ मैकेनिकल एंड सिविल के ही बच्चे हों। एक्चुअली क्या है, वो पेज मेरे थ्रू ही क्रिएट किया जा रहा है। तो क्योंकि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इलेक्ट्रिकल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर पे आप लोग जुड़े और उस पेज पे क्या हो जाए, ऐड ऑन हो जाए। उसमें मैं हर दिन क्या करूंगा, जो भी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाला करूंगा, सिंपल लेकिन बहुत अच्छे। ओके, उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप और मोटिवेट होंगे और उस तरह से आप पढ़ाई के साथ रेगुलर टच में भी रहेंगे। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा नहीं था। मैंने पहली बार मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं जुड़ा। मैं अभी तक अपनी जो भी जॉब करता था इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ही मैंने किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा, लेकिन फिर मैं इस चीज में जब आया हूं तो मुझे पता चल रहा है, धीरे धीरे करके मैं सीख रहा हूं और एक दिन मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को हर चीज समझाऊंगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फॉर द कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री विथ अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 मिनट के लिए क्वेश्चन, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी मत सॉल्व करिए, एक असाइनमेंट की तरह सॉल्व करिए। या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए, या तो आप लोग फेसबुक पेज में, अगर फेसबुक पेज बन जाता है तो मैं तुरंत आप लोगों से वो ज्वाइन करने बोलूंगा, या फिर आप जेनिक जे स्टडी के इलेक्ट्रिकल वाले फेसबुक में भी चाहे तो इसका आंसर दे सकते हैं, बट मेरे प्रेफरेंस है आप उसको मैकेनिकल वाले पेज पर ही आंसर करिएगा। ठीक है, अभी आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेट करना है उन सिस्टम ऑफ फोर्सेस के लिए जो कि कोप्लेनर है। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे कोप्लेनर है एंड कॉन्करेंट है। कोप्लेनर का मतलब जो एक ही प्लेन से पास होते हैं और कॉन्करेंट का मतलब जो एक ही पॉइंट से, जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर होता है। उन फोर्सेस की आपको वैल्यू दे दी गई है और वो फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत ध्यान से समझिए, वो एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन से इतनी एंगल्स बना रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है जिनकी कंडीशंस एंगल विद द हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी गई है, उसे आप लोगों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस सवाल के लिए आपको 2 चीज करने पड़ेंगे। पहला तो आपको मुझे डायग्राम बताना पड़ेगा कि डायग्राम कैसा बनेगा, तो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में तो नहीं कर सकते। हाँ, आंसर्स आप इसका जरूर मुझे बता सकते हैं, लेकिन किसी भी क्वेश्चन के लिए, खासकर मैकेनिकल एंड सिविल से रिलेटेड कोई भी जब क्वेश्चन आते हैं, आई होप इलेक्ट्रिकल में भी होता होगा, तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डायग्राम सही बना लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो 50 to 60% क्वेश्चन तो आप वहीं सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो तो आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम और इसका सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी, आई होप आप लोगों से ये बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं ये मानता हूं कि स्टूडेंट्स को पहले आपस में चीजों को डिस्कस करना चाहिए, और जब किसी से ना बने तो फैकल्टी से पूछना चाहिए। मैं तो हमेशा आपके हेल्प के लिए खड़ा हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का जवाब दे पाऊं। ठीक है, कुछ लोगों का दे पाता हूं, कुछ लोगों का नहीं दे पाता, पर ऐसा नहीं है, नजर मेरी सब पर है। ठीक है, और मैं एक चीज देखता हूं कि अगर 50-100 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो 2 ही 3 लोग कमेंट करते हैं। ऐसा क्यों है? 100 कमेंट करिए ना आप लोग, क्या समझ में नहीं आएगा? सब बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे सॉल्यूशन के साथ साथ डायग्राम भी बना के दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और अब हम क्या करते हैं, मोमेंट और कपल, आज का जो है कॉन्सेप्ट उसको पढ़ते हैं। चलिए, आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट। ठीक है, यहां पे जो मोमेंट है फ्रेंड, 2 टाइप के मोमेंट होते हैं। एक वो पल होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और दूसरा मोमेंट होता है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज होता है, उससे हमको बहुत सारी चीजें लेना देना है, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि चीजों को सुन के बहुत सारे ऐसे टेक्निकल के टर्म्स है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। मुझे तो एज एन इंजीनियर बड़ा फक्र होता है। हम कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है ये, पर वो मोमेंट की बात नहीं कर रहे, हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोमेंट की बात कर रहे हैं। चलिए जोक्स अपार्ट, मोमेंट क्या होता है चलिए मैं आप लोगों को लिख के बताता हूं। मोमेंट इज डिफाइंड as the product of the force with the smallest or the perpendicular distance from a फिक्स्ड पॉइंट। ओके, बहुत ही इजी सा मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन लिखवाया है। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो कि फोर्स, और जिस पॉइंट से फोर्स लग रहा है उससे जो सबसे स्मॉलेस्ट दूरी होती है, या सबसे जो स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होता है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, मतलब मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊं तो क्या होगा, तो चलिए मैं मान के चलता हूं, मैं एक लीवर बना देता हूं। ठीक है, लीवर एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से मेरा एक लीवर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं O, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं A। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लीवर के इस पॉइंट पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं P। ठीक है, P इज अ फोर्स। मैं इस पॉइंट A पे क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, एक फोर्स लगा रहा हूं। तो अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से देखूं, ये एक लीवर है। ठीक, अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से देखूं तो इस डायग्राम के हिसाब से जो मैं मोमेंट डिफाइन करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोमेंट डिफाइन कर रहा हूं तो मोमेंट एट पॉइंट O में निकालना अगर चाहता हूं तो वो क्या होगा, फोर्स क्या है यहां पे, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है आपका D। ठीक है, यहां से लेकर OA तक, तो आप इसे कह सकते हैं OA इज इक्वल टू P इंटू D। ये क्या होता है, मोमेंट एट पॉइंट O। ठीक, ये मेरा बेसिक डेफिनेशन होता है मोमेंट का। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी फोर्स लग रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से कुछ दूरी पे लग रहा है, तो उससे जो वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे कुछ दूरी पे फोर्स लग रहा है, तो अगर उस पॉइंट पर मैं मोमेंट निकालना चाहता हूं या कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स से उस पॉइंट की दूरी को मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करके उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा।
अब यहां पे कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जो कि हमको समझनी पड़ेगी। वो ये है कि जो डिस्टेंस हमेशा लिया जाएगा वो स्मॉलेस्ट ऑफ द डिस्टेंस लिया जाएगा। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का मतलब द डिस्टेंस मस्ट बी स्मॉलेस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर मैं किसी पॉइंट पर जाना चाहता हूं, तो कई सारे पाथ हो सकते हैं, ठीक है। मैं सीधा जा सकता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे, आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे सामने एक कैमरा है, अगर मैं इस कैमरे तक जाना चाहता हूं तो या तो मैं सीधा आ सकता हूं, या तो मैं ऐसे टेढ़ा चल के आ सकता हूं, या मैं वहां से टेढ़ा चल के आ सकता हूं, या मैं गोल घूमते घूमते आ सकता हूं। मैं ऐसे करके जाऊं और ऐसे करके फिर कैमरे के सामने आऊं। तो एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास कई सारे पाथ हो सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं कि भाई उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, ठीक है। अगर किसी पॉइंट पर बहुत सारे तरीकों से पहुंचा जा सकता है, बहुत सारे पाथ के अलोंग पहुंचा जा सकता है, तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा? तो उसका जो जवाब होता है फ्रेंड्स वो होता है द परपेंडिकुलर। किसी भी दो पैरेलल लाइंस में, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो पैरेलल लाइंस ले रहा हूं, इससे भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये दो पैरेलल लाइंस की अगर कोई भी दो पॉइंट है तो उनमें मिनिमम दूरी कितनी हो सकती है? तो देखिए यहां पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, किसी भी पैरेलल लाइन, कोई भी लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। दूसरी लाइन पे भी अगर मैं कह रहा हूं कि आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो जो सबसे नजदीकी पॉइंट्स होंगे वो होंगे इन दोनों पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर वाला लाइन। आप यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी आप लाइन बना लीजिए, वो इस परपेंडिकुलर से बड़े होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। इसको भी आप नोट करेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस is the smallest distance between the two points. ओके, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही मेरा क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। और मोमेंट जो हम निकालते हैं फोर्स का किसी भी पॉइंट से, वो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाली जाती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मोमेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं मोमेंट का और आप लोगों को कॉन्सेप्ट में जाऊं, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, ये मैंने पहले लेक्चर में भी लिखवाया था। मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्यों भाई? देख लीजिए, मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो डिस्टेंस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को जब हम न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। यानी कि जो मोमेंट होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। ओके, और इससे आप लोग क्या सीख सकते हैं? ठीक है, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मोमेंट जो होता है फ्रेंड्स, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, अगर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बहुत ही ध्यान से एक बात इसमें समझने वाली है कि इसमें भी डायरेक्शन का सेंस लेना पड़ेगा। ओके, कैसे? बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं इस लीवर को देखूं, बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, तो ये जो फोर्स है इस लीवर को कैसे घुमाना चाह रहा होगा? कैसे घुमाना चाह रहा होगा? कुछ घड़ी के डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बहुत ध्यान से समझिए, अगर ये मोमेंट इस लीवर को घुमाना चाह रहा है तो कौन से डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मोमेंट जनरली दो टाइप्स के होंगे, या तो मोमेंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, या तो मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर आपका मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये आप पॉजिटिव ले लीजिएगा, क्योंकि मैं ले लेता हूं। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्शन के सेंस के लिए मैं समझा रहा हूं। और अगर आपका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है फ्रॉम एनी पॉइंट, अभी मैं क्योंकि यहां ओ से डिनोट कर रहा हूं, यहां आप ओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक, तो वो आप नेगेटिव एज्यूम कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से फोर्सेस का डायरेक्शन होता है उसी तरह से मोमेंट का भी अपना डायरेक्शन होता है। ठीक, नाउ
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप समझ लीजिए। क्या होता है मोमेंट? मोमेंट इज द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर मैं टेंजेंट की बात करूं, टेंजेंट देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सर्कल ले रहा हूं और मैं उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिंगल पॉइंट से टच करते हुए जाती है उसके आउटर सरफेस से। तो अगर मैं इस सर्कल पे मोमेंट कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वो क्या होगा? T इंटू आर, क्योंकि रेडियस जो होता है किसी भी सर्कल में वो उसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, और क्योंकि ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है इसलिए हमेशा इसको 90 डिग्री लेते हैं। और यही चीज आप लोग 11th-12th में भी पढ़ते होंगे। जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं आप हमेशा पढ़ते थे ना कि टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है सर्कल से। वो क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है क्योंकि जो टेंजेंट होता है उससे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो रेडियस का होता है। ठीक है, तो रेडियस क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, और मैंने कहा है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। आप चाहे तो ऐसा एग्जांपल इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट। बहुत ही ध्यान रखिएगा, आपको इसमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है और आपको इसमें डिस्टेंस का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्शन और डिस्टेंस पे ध्यान रख पाएंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहा मोमेंट का। ठीक, अब हम लोग जो सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक जो है वो है हमारा कपल। ठीक, सेकंड टॉपिक है हमारा कपल। चलिए पढ़ते हैं कपल को। एक है हमारा, दो टाइप के कपल होते हैं। एक जो आम जिंदगी में हम यूज करते हैं कपल का टर्म, आप लोग जानते हैं किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वाले बड़े बुरे होते हैं, है ना, जो कपल वाली बात है। लेकिन जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कपल है, मैं खुद भी बहुत बुरा रहा हूं अगर मैं डे टू डे लाइफ में कपल की बात करूं तो, लेकिन मैं अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूं तो मैं इसमें काफी अच्छा हूं। ओके, और मेरी तरह आप लोग भी होंगे, कोई डाउट नहीं। चलिए इसको भी जोक्स अपार्ट करते हैं और समझते हैं कि कपल क्या होता है। ठीक, कपल समझते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो ये टर्म है कपल, इसका क्या मतलब होता है। चलिए समझते हैं कपल का क्या मतलब होता है। व्हेन, चलिए पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं। व्हेन टू अनलाइक फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, when two unlike forces of same magnitude act at a certain distance with each other, having opposite direction creates कपल। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जब दो अनलाइक फोर्सेस, मैंने आप लोगों को अनलाइक वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था। अनलाइक, देखिए फ्रेंड्स, दो तरह के वेक्टर होते थे। एक होता था हमारा इक्वल वेक्टर, एक होता था हमारा लाइक वेक्टर्स। ठीक, इक्वल वेक्टर में क्या होता था? इक्वल वेक्टर में आपका जो वेक्टर होता था उसका सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होता था, यानी वो पैरेलल टू ईच अदर थे विद द एंगल 0 डिग्री। अनलाइक में क्या होता था? उनका मैग्नीट्यूड अलग होता था पर डायरेक्शन अलग होता था। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड तो अलग होता था पर डायरेक्शन सेम होता था। डायरेक्शन सेम होता था। वो क्या बन जाता था? हमारा लाइक वेक्टर। अगर मैं यहां फोर्सेस की बात कर रहा हूं तो यहां पे फोर्स, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे क्या हो रहा है? मैं एक सिस्टम ऑफ फोर्स ले रहा हूं। सिस्टम ऑफ फोर्स में भी कितने फोर्सेस हैं यहां पे? मिनिमम 2, है ना, 2 फोर्सेस। यहां पे मैं 2 फोर्सेस को कंसीडर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल F1 एंड F2। यहां पे जो मैग्नीट्यूड है F1 एंड F2 का वो सेम है, बट Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. जो डायरेक्शन है, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, यहां पे मैं एक ऐसा फोर्सेस का सिस्टम ले रहा हूं, कम से कम 2 फोर्स हैं इसमें,
और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और वो कुछ सर्टेन दूरी पर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो कोई सर्टेन दूरी पर एक्ट करते हैं तो उनके द्वारा बनाया गया जो होता है वो होता है कपल। जो वो क्रिएट करते हैं वो कपल कहलाता है। अब देखिए, इसको अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बनाना चाहूं तो कैसे होगा। मैं क्या ले लेता हूं, एक डिस्टेंस ले लेता हूं, ठीक, मैं ले लेता हूं इसको O, इस पॉइंट को भी मैं ले लेता हूं A, ठीक। ये जो दूरी है ये है D। एक फोर्स लग रहा है मेरा F1 यहां पे और एक फोर्स लग रहा है मेरा F2 इस डायरेक्शन पे। मैं ये लिख सकता हूं कि F1 जो है F2 के बराबर है। ध्यान रखिए, मैंने वेक्टर से शो नहीं किया है, वेक्टर से शो करता तो ये ऐसे हो जाता, ठीक है। यहां पे ये एज अ वेक्टर नहीं शो क्यों, अगर मैं सिर्फ यहां पे F1 इज इक्वल टू F2 लिख रहा हूं, मतलब मैं यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो अगर यहां पे मैं देखूं F1 F2 के बराबर है तो यहां पे जो बनने वाला कपल है उसकी वैल्यू होगी F1 इंटू D और F2 इंटू D इंटू D। ये कपल की वैल्यू होगी। अगर मैं F1 को F2 के बराबर मान रहा हूं और वो किसी वैल्यू F के बराबर है तो ये कितना बन जाएगा F इंटू D, और ये किसकी वैल्यू है, कपल की वैल्यू है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। मोमेंट पे क्या हो रहा था, मोमेंट पे एक फोर्स लग रहा था किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ दूरी पर, और मोमेंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, उस फोर्स को उस पर्टिकुलर डिस्टेंस से, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पे एक फोर्स नहीं है, यहां दो अलग टाइप के फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अलग है, और डायरेक्शन अलग है उसकी वजह से ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, कपल जनरेट कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, वो भी कुछ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के तौर पे कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। उसके बाद एक बेसिक सा क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में और इससे रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, या आप कह सकते हैं तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, the distance between the two forces in a couple is known as the arm of the couple। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर मैं दो फोर्सेस जो लग रहे हैं, हमारे जो भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, और वो दो फोर्सेस जो भी हमारा कपल क्रिएट कर रहे हैं, तो उन दो फोर्सेस के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, वो कहलाएगी आर्म ऑफ द कपल। ठीक, जनरली जो आर्म हम कहते हैं, हम फिजिकली सेंस में जो बॉडी के लिए कहते हैं, तो ये हमारा आर्म होता है। लेकिन अगर मैं कपल की बात कर रहा हूं तो कपल में जो होगा आर्म ऑफ द फोर्स, वो क्या होगा, दोनों फोर्सेस के बीच में जो दूरी है उसको हम आर्म लेके चलेंगे। तो अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से चलूं तो इस डायग्राम में ये जो डिस्टेंस था ये d था। ओके, तो ये जो d होगा यहां पे आर्म ऑफ द कपल, ये किसके बराबर होगा, ये d के बराबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक बेसिक सा न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूं। आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा। मैं एक बेसिक सा न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रहा हूं और देखता हूं कि हम लोग मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ओके, बहुत ही बेसिक सा फ्रेंड्स। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक फिक्स्ड बीम ले रहा हूं। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। एकदम फिक्स्ड बीम जैसा है, सिंपल सा है। ओके, यहां पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं मैं 50 न्यूटन, और यहां पे जो फोर्स लगा रहा हूं मैं लगा रहा हूं 20 न्यूटन। ओके, ये जो दूरी है ये है 2 मीटर और ये दूरी भी आपकी कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोमेंट एट O। ठीक, अगर मैं एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलूं तो मुझे क्या करना है, इस
रॉड पे जो मोमेंट इन फोर्सेस की वजह से आ रहा है, तो पॉइंट ओ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट को कैलकुलेट करना है। ओके, अब यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने कि जैसा आप लोगों को बताया है कि जो मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें भी डायरेक्शन का सेंस लिया जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इसमें डायरेक्शन का सेंस लिया जाता है, तो हम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से डिनोट हो जाएगा। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन मुझे देता है तो मैं किस तरह से उसको डिनोट करूंगा, तो देखिए फ्रेंड्स, डिनोट करने का तरीका क्या होता है, टेकिंग मोमेंट फ्रॉम ओ, टेकिंग मोमेंट फ्रॉम पॉइंट ओ। इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, एज्यूमिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो मैं लिखा हूं ऐसे, ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव फ्रॉम फॉर द मोमेंट एट ओ, ये क्या होगा, देखिए कैसे डिनोट किया मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसको सॉल्व किया था। तो टेकिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन द मोमेंट फ्रॉम पॉइंट, और ये क्लॉकवाइज को क्योंकि मैंने प्लस माना है तो इसको मैंने यहां पे डिनोट कर दिया, विच इज इक्वल टू, देखिए यहां पे जो फोर्स है पहले हम लोग देखिए पहला फोर्स जो है वो कितना है, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन जो है, आप ध्यान से देखिए इस पॉइंट को किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखिए 50 न्यूटन जो है, जो यहां से थोड़ी दूरी पर है, वो किस डायरेक्शन पे आपको इस पॉइंट को घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये ऐसे, यानी कि इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस 50 इंटू डिस्टेंस, मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 2 मीटर, ठीक। अब यहां पे या तो हम प्लस लेंगे या तो माइनस लेंगे, डिपेंड करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन पे मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा है। तो अगर आप 20 न्यूटन को देखें तो 20 न्यूटन का जो इफेक्ट है इस पॉइंट पे वो किस तरह से, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर है। अगर इसका जो मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहां पे हम कौन सा पॉइंट लेंगे, यहां पे हम लेंगे साइन माइनस। अब क्या होगा 20 इंटू, अब ये फोर्स इससे कितनी दूरी पे है, 4 मीटर, 2 + 2 यानी कि 4 मीटर, ठीक। तो ये जो मोमेंट होगा इसकी वैल्यू होगी 100 माइनस 20 इंटू 4 यानी कि 80। तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब जो इसमें मोमेंट लग रहा है, इस पॉइंट पे जो मोमेंट लग रहा है, ये क्या लग रहा है, 20 न्यूटन मीटर इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये बेसिक्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वैल्यू माइनस हो जाती, तो हम क्या करते, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस मोमेंट को शो करते। फॉर एग्जांपल अगर मेरा आंसर -20 आता, -20 न्यूटन मीटर, तो हम इसको यहां पे कैसे शो करते, ये देखिए ये पॉइंट था O, ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B। अगर यहां पे मेरा मोमेंट -20 न्यूटन मीटर आता तो उसे मैं कैसे शो करता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, न्यूटन मीटर। समझ में आया फ्रेंड्स? यहां पे अब मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डायरेक्शन शो कर दिया है। मैंने लिखा था कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं 20 न्यूटन लिख दूंगा तो उसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बेसिक्स पूछे जा सकते हैं और रिजल्टेंट मोमेंट कैलकुलेट करके आपसे आंसर पूछा जा सकता है। तो अगर इसमें ऑप्शंस आप लोगों को दिए जाएंगे, ध्यान रखिए ऑप्शंस अगर आप लोगों को दिए जाएंगे तो फिर उसमें कैसा दिया जाएगा, 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 20 न्यूटन मीटर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मान लीजिए कोई और मैग्नीट्यूड देते 30 न्यूटन मीटर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 30 न्यूटन मीटर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोग डायरेक्शन लेना चाहते हैं उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, उसके बाद आप उसे सॉल्व करेंगे। अगर वही चीज, अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है मतलब रिजल्टेंट भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और अगर आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। इस तरह से मोमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अभी भी मेरा एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां छूट रहा है, जिसके बगैर मोमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता।
वो ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास होगा, बहुत ध्यान से समझिए, अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास होता है जिस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना रहता है, तो उस फोर्स के द्वारा पैदा हुआ मोमेंट जीरो हो जाता है। चलिए मैं इस चीज को लिख के बताता हूं। द मोमेंट बाय द फोर्स थ्रू अ पॉइंट with the line of action lying on the same point is zero। थोड़ा चेक कर लेता हूं मेरी इंग्लिश ठीक है कि नहीं है। द मोमेंट बाय द फोर्स थ्रू अ पॉइंट विद द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑन द सेम पॉइंट इज जीरो। आई थिंक मैंने ठीक लिखा है। अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो आई एम सॉरी फ्रेंड्स। मैं क्या है तुरंत इस बारे में सोच के लिखता हूं। तो मैं यहां क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए आप फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझिए। मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल वही चीज कर रहा हूं। मैं एक पॉइंट ले रहा हूं O, ठीक है, और ये मेरा रॉड है OB, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस यहां पे मैं एक फोर्स लगा दे रहा हूं। ये देखिए, ये है मेरा फोर्स। या फिर आप इसे ऐसे ना लिखकर आप लगा दीजिए, ये रहा मेरा फोर्स। यहां पे आप देख सकते हैं ये फोर्स, इस फोर्स का आप कोई मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए, 10 न्यूटन दे दीजिए। चलिए, ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मोमेंट निकालिए विद द पॉइंट O, तो ये जो फोर्स है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन इसी मोमेंट से पास हो रहा होगा, इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट होगा इस पॉइंट पर वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पॉइंट O पे इसको लाइन ऑफ एक्शन देखूं तो एक कुछ इस तरह से लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है? जीरो। अगर 10 न्यूटन इस पॉइंट से 0 मीटर की दूरी पे है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो यही पॉइंट है, तो यहां पे जो मोमेंट होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस की वैल्यू 0। तो अपने आप क्या हो जा रहा है, मोमेंट इस पॉइंट पे 0 हो जा रहा है इस फोर्स की वजह से। यहां पे देखिए, इन फोर्सेस की कुछ दूरी थी। अगर मैं यहां पे एक ऐसा फोर्स डाल देता, मान लीजिए 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, मान लीजिए 60 न्यूटन का एक फोर्स मैं लगा देता, तो यहां पे जो आपकी वैल्यू आती तो सेम ही आती जो कि +20 न्यूटन मीटर आ रही थी। क्यों? क्योंकि 60 न्यूटन की वजह से जो इस पॉइंट पे मोमेंट जनरेट हो रहा था वो 0 हो रहा था, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हो जाता 60 इंटू 0। आप इसको प्लस करते तो ये बाद में कितना आ जाता, बाद में उतनी ही वैल्यू आ जाती। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मोमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। जब तक कोई डिस्टेंस नहीं दिया जाएगा तब तक आप मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का उस पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के थ्रू मुझे फोर्स मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट 0 आ जाएगा उस फोर्स की वजह से। यानी कि 60 न्यूटन की वजह से इस पॉइंट पे जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो 0 ही हो रहा है, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ दूरी तो लेनी है, या तो हॉरिजॉन्टल दूरी लेनी है या वर्टिकल दूरी लेनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से मोमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों को मोमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है वो बनने लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। लेक्चर 7 कॉन्सेप्ट ऑफ द मोमेंट एंड कपल, इससे रिलेटेड मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके बाद आपका ये पूरा का पूरा जो होगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये काम अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्वेश्चंस पूछें दूसरों से, ठीक है, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरा लेक्चर आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे हमको किसी भी कीमत में अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि आपके टेक्निकल पार्ट पे जो बोझ है वो ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।